कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। शादी एक मजबूरी थी, प्यार नहीं भागेगा रहा। अभी तक अपने पढ़ा वरुण, आधे घंटे बाद तेरे पास एक कार आएगा, उसमें मेरा और विधि का बच्चा होगा। तो उस बच्चे को अपना बच्चा समझकर पालना यार, तुझे हमारी दोस्ती का वास्ता। अगर हम जिंदा बचे तो हम दोनों जरूर हमारे बच्चे को लेने आएंगे, और नहीं बचे तो हमारे बच्चे का ध्यान रखना। उसके नाम कुछ पेपर मैंने बनवाए हैं जिसे मैंने लॉकर में रखा हुआ है। वक्त में ये तेरे काम आएगा। तभी विक्रम के कानों में विधि का दर्द भरा आवाज सुनाई देता है। विधि, विक्की, हम दोनों तुम्हारे ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। प्लीज, तुमसे हम तीनों के दोस्ती का वास्ता। और कॉल कट हो जाती है। अब आगे विक्रम दोनों से कुछ पूछना चाहता था लेकिन कॉल कट हो जाता है था। दोबारा कोशिश करने पर भी कॉल नहीं लगा। विक्रम दोनों की इस तरह की बातें सुनकर परेशान हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वरुण और विधि इतने दिनों बाद कॉल किया और वह भी कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाए। दोनों दर्द में लग रहे थे, पता नहीं क्या हुआ होगा। यही सच में था कि उसके घर के बाहर गेट पर बैठा सिक्योरिटी गार्ड उसके पास आता है। सिक्योरिटी गार्ड साहब, बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई है, एक औरत है, उसके हाथ में छोटा सा बच्चा है, उससे मिलना चाहती है। मेरे मना करने के बाद उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया, इसलिए मैं आपके पास आ गया। विक्रम उस गार्ड की बात को सुनकर जल्दी से घर के बाहर निकल जाता है। उस कार के पास पहुंचता है जहां पर एक औरत एक बच्चे को लेकर खड़ी हुई थी, और औरत ने विक्रम को आते देखकर समझ गई कि शायद यही वह इंसान है जो उसके साहब ने उसके पास भेजा है। विक्रम जब उसके पास पहुंचा गया तो वह औरत विक्रम से कहने लगी, कविता साहब, क्या आप ही का नाम विक्रम सिंघानिया है? विक्रम जी, लेकिन आप मेरा नाम क्यों पूछ रही हैं? और आप कौन हैं? और यह बच्चा? कविता आंखों में आंसू लिए, साहब आप इस बच्चे को बचा लीजिए, इसकी जान खतरे में है, कोई इस बच्चे को मारना चाहता है। विक्रम उस औरत को शांत कर देता है। विक्रम प्लीज आप थोड़ी देर शांत होकर मुझे सारी विस्तार में बातें बताइए। आपको यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कविता एक गहरी सांस लेकर बच्चे की ओर इशारा करके, कविता साहब, यह बच्चा वरुण सर और विधि मैम का बच्चा है। वरुण सर ने इसे आपके पास पहुंचाने के लिए बोला है। इस वक्त इन तीनों को जान खतरे में है। मैं इस बच्चे की केयर टेकर हूँ। वरुण सर और विधि मैम ने बड़ी मुश्किल से मुझे इस बच्चे के साथ घर से बाहर निकाला है। कोई है जो इन सबको मारना चाहता है। वरुण सर ने मुझे आपके एड्रेस देकर आपके पास भेजा है। विक्रम यह सब सुनकर अपने सिर को दोनों हाथ से पकड़ लेता है। विक्रम गुस्से से लाल हो जाता है। विक्रम गुस्से से, किसकी बुरे दिन आ गए हैं जो मेरे भाई जैसे दोस्त को मारने के लिए उसके पीछे पड़ गया है? कौन है वह आदमी? कविता, मुझे पता नहीं है कर, और ना ही वरुण सर और विधि मैम को पता है। वह चेहरे पर नकाब लगाया हुआ था। अचानक से घर में घुसकर चाकू से वरुण सर और ऊपर हमला कर दिया। विधि मैम जब उसको रोकने के लिए आगे बढ़े तो उसको भी चाकू से हमला कर दिया। घर के नौकर ने जब उस आदमी को रोकना चाहा तो उन्हें भी उस नकाबपोश ने आदमी ने जान से मार डाला। घर के नौकर उस नकाबपोश से लड़ रहे थे। उसी वक्त वरुण सर और विधि मैम ने मुझे और इस बच्चे को खिड़की से बाहर निकाल कर उसका अपना एड्रेस बताया, और मैं इस बच्चे को लेकर यहाँ आ गई। अब तो मुझे यह भी पता नहीं कि वरुण सर और विधि मैम कैसी होंगे। विक्रम, तुम फिक्र मत करो, तुम दोनों मेरे घर पर सेफ हो। इतना बोलकर विक्रम कविता और उस बच्चे को घर के अंदर ले आता है। दादी माँ इस वक्त घर पर ही थी। दादी माँ विक्की को सारी बातें बता देती हैं। दादी माँ, विक्रम, वरुण और विधि को जानकर
बचा ले। तू इस बच्चे की कोई फिक्र मत कर, मैं हूँ यहाँ। विक्रम जल्दी से वरुण के पास जाने के लिए निकल गया। दूसरे दिन जब विक्रम वापस आया तो उसकी हालत ठीक नहीं थी। मेरे लाख पूछने पर भी विकी ने कुछ नहीं बोला और उस बच्चे को सबसे दूर छुपा कर रखा। वर्तमान में त्रिशा की आंखें भी नम हो चुकी थी। दादी माँ की बात सुनकर त्रिशा अपनी आंखें साफ करके, क्या आपको भी पता नहीं चला दादी माँ की इनके दोस्त वरुण जी और विधि जी कहाँ हैं? दादी माँ, नहीं, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन इस वक्त वह दोनों जहाँ पर भी ये सेफ है। विक्रम कभी कभी जाता है उन दोनों से मिलने के लिए। 4 साल हो गए हैं इस बात को त्रिशा बेटा, इसलिए विकी हमेशा से शादी के लिए मना करता आया था, लेकिन जब से तुमसे मिला था विकी ने, तो वह समझ गया कि तुम बहुत समझदार हो, उससे समझ जाओगी और उससे बच्चे के रिश्ते को भी। बीच में त्रिशा खुद को कोसते हुए बोल पड़ी, त्रिशा रोते हुए, और मैंने क्या किया? विक्रम जी को समझने के बजाय खुद ही उनको गलत समझने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए दादी माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दादी माँ त्रिशा को चुप कराते हुए समझाने लगी। दादी माँ, अभी भी तुम दोनों के बीच कुछ नहीं बिगड़ा है त्रिशा बेटा, तुम विकी से बात करके सब सही कर सकती हो। मैंने कितनी बार विकी से बोला कि तुम त्रिशा को उस बच्चे की सच्चाई बता दो, लेकिन विकी था कि सही समय के इंतजार कर रहा था। त्रिशा को तभी याद आता है कि उसने कई बार विक्रम को कहते सुना था कि जब सही वक्त आएगा तब सब कुछ बताने का, तो वह सब सच बता जरूर देगा। त्रिशा, मैं विक्रम जी से अपनी गलती का माफ़ी मांगूंगी ज़रूर दादी माँ। उसी समय घर की बेल बजती है। गुलाबो जाकर दरवाज़ा खोलती है। विक्रम दरवाजे पर खड़ा था। गुलाबो उसे अंदर आने को बोलती है। त्रिशा ने जब विक्रम को घर के अंदर आते देखा तो वह उठकर खड़ी हो गई। दोनों एक दूसरे को देख जा रहे थे। त्रिशा को बहुत ही गिल्टी फील हो रही थी अंदर ही अंदर। दादी माँ ने जब दोनों को इस तरह से देखा तो उनको अकेला छोड़कर गुलाबो के साथ घर से बाहर चली गई। बाहर आकर गुलाबो दादी माँ से पूछती है कि हम बाहर क्यों आ गए हैं दादी माँ। दादी माँ गुलाबो को बताती है दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग आई है, तो दोनों को ही मिलकर बात को सुलझाना चाहिए। उन दोनों पति पति के बीच हम क्या करेंगे? हम दोनों उनके बीच कबाब में हड्डी बनते, इसलिए हम लोग बाहर आ गए। अब खुद ही उन दोनों को बात सुलझाने दो। दादी माँ के बाहर जाते ही विक्रम धीरे से चलकर त्रिशा के पास आता है। कुछ बोलने वाला होता है कि त्रिशा उसे रोकते हुए बोलती है, त्रिशा सुबकते हुए, मुझे माफ़ कर दीजिए विक्रम जी, मैंने आपको कुछ समय के लिए गलत समझ लिया था। विक्रम त्रिशा की आंखों से आंसू साफ करके, नहीं त्रिशा, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। अगर मैं पहले से तुमको उस बच्चे के बारे में बताया होता तो आज ये नौबत नहीं आती, इसलिए तुम मुझे माफ़ कर दो जान। त्रिशा, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मुझे आप पर विश्वास होना चाहिए ना विक्रम जी, लेकिन मैंने क्या किया? अपने प्यार पर विश्वास ही नहीं किया, मैं आपके लायक ही नहीं हूँ विक्रम जी। विक्रम त्रिशा को शांत करने लगा और उसे अपने बाहों में भर लिया। विक्रम, और आगे कुछ मत बोलो जान, तुम अब मेरे जीने की वजह बन गई हो। तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं अकेले जी कर क्या करूँगा? त्रिशा विक्रम से दूर होकर उसके मुंह से अपना हथेली रख देती है। त्रिशा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? और मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी। आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप दोबारा ऐसी बातें नहीं करेंगे। विक्रम, मैं वादा करता हूँ फिर कभी दोबारा ऐसी बातें नहीं करूँगा, और तुम भी मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी ना? त्रिशा हाँ में सर हिला देती है। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे के बाहों में समा कर एक दूसरे को फील कर रहे थे। विक्रम त्रिशा को अपने बाहों में भरे हुए ही, आज के बाद इस बारे में हम कभी बात नहीं करेंगे। त्रिशा विक्रम से दूर होकर, विक्रम जी, मुझे भी उस बच्चे से मिलना है, आप मुझे उसके पास लेकर चलोगे ना? विक्रम, ठीक है, हम दोनों अभी चलते हैं, उसकी तबीयत भी अभी ठीक नहीं है, हम दोनों उसके पास जाएंगे तो शायद उसे ठीक लगेगा। दादी माँ पीछे से आकर, तुम दोनों अभी चले जाओ, लेट मत करो, मैं गुलाबों के साथ घर के लिए निकलती
देती हूँ। त्रिशा और विक्रम हमें सर हिला देते हैं। उसी वक्त दादी माँ गुलाबों के साथ घर चली जाती है। विक्रम त्रिशा को लेकर उस बंगलों के लिए निकल जाता है जहाँ पर वह छोटा सा बच्चा था। रास्ते में त्रिशा विक्रम के कंधे से सिर टिकाए लगी हुई थी। विक्रम उसे एक हाथ से पकड़ रखा और दूसरे हाथ से स्टीयरिंग व्हील को पकड़ रखा था। कुछ देर में दोनों वहां पहुंच जाते हैं। विक्रम त्रिशा से हम पहुंच गए हैं। त्रिशा अपनी आंखें खोलकर बाहर देखती है। अभी कुछ घंटे पहले उसने यहाँ से गुस्से में रोते हुए गई थी और अब खुद इस जगह पर मुस्कुराते हुए वापस आई थी। विक्रम त्रिशा के बाल को सहलाते हुए, कुछ मत सोचो, अब सब ठीक है। मैंने मैसेज करके कविता को बता दिया है कि हम लोग आ रहे हैं। त्रिशा को सोचते हुए देखकर विक्रम कहने लगा, विक्रम, कविता उस बच्चे का ख्याल रखती है, पिछले 4 साल से उसके पास है। त्रिशा हल्की मुस्कान के साथ हाँ कहती है। दोनों गाड़ी से बाहर आते हैं। विक्रम त्रिशा के हाथ को पकड़ लेता है। दोनों एक साथ बंगलों के अंदर चले जाते हैं। इस वक्त केयर टेकर कविता बच्चे को बेड पर सुला रही थी। बुखार से उसका माथा तप रहा था। विक्रम त्रिशा को सीधा बच्चे के रूम में ले जाता है। कविता विक्रम के साथ किसी औरत को देखकर हैरान थी, क्योंकि इससे पहले उसने विक्रम को हमेशा अकेले आते ही देखा था बच्चे से मिलने के लिए। कविता विक्रम को देखकर बच्चे के पास से उठ जाती है। त्रिशा की नज़र उस बच्चे पर जाती है। बच्चे का छोटा चेहरा इस वक्त लाल हो रखा था। कविता विक्रम से, साहब, बाबा को बहुत जोर से फीवर आया है, मैंने डॉक्टर को कॉल करके बुला लिया है, कुछ देर में आता ही होगा। उसी समय बच्चे के मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं। तीनों जैसे ही एक साथ सुन चुके थे, बच्चा, मामा। कविता, अक्सर तबीयत खराब होने पर बाबा के मुंह से माँ शब्द ही निकलते हैं। बच्चे के मुंह से माँ शब्द सुनकर त्रिशा के दिल में एक दर्द सा उठता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि छोटे बच्चे के पास माँ का होना कितना ज़रूरी होता है। उसने भी बचपन में अपनी माँ को खो दिया था। उसके बाबा ही उसे माँ बाबा दोनों का प्यार दिया था। त्रिशा को पता नहीं क्या होता है कि विक्रम के हाथ को छुड़ाकर उस बच्चे के पास चली गई। विक्रम भी उसके पीछे चला गया। तब तक डॉक्टर वहाँ भी पहुँच गया था। डॉक्टर को आते देख विक्रम त्रिशा को बच्चे से थोड़ा दूर करता है, ताकि डॉक्टर बच्चे का अच्छे से चेकअप कर सके। उस छोटे से बच्चे की हालत देखकर त्रिशा की आंखों में आंसू अपने आप निकलने लगते हैं। कुछ मिनट बाद डॉक्टर बच्चे को चेक करके बताता है, डॉक्टर मिस्टर सिंघानिया, मैंने आपसे को पहले भी कहा था और अभी भी कहता हूँ, आप इस बच्चे को यहाँ से ऐसे माहौल में ले जाएं जहाँ पर यह बच्चा खुश को बहुत सारे लोगों के बीच में अकेला महसूस ना करे। शहर से इतने दूर जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, सिर्फ 2 या 3 आदमियों के बीच रहता है, इससे बच्चे को मानसिक तनाव हो सकता है। इस वजह से इसकी तबीयत बार बार खराब होती है। विक्रम लाचार होकर, लेकिन डॉक्टर साहब, मैं इस बच्चे को यहाँ से नहीं। बीच में त्रिशा विक्रम की बात को काटती हुई बोलती है। त्रिशा बच्चे को एक नज़र देखकर फिर विक्रम को देखती है। त्रिशा, विक्रम जी, क्या हम इस बच्चे को अपने साथ घर नहीं ले जा सकते? हो सकता है डॉक्टर साहब जो बोल रहे हो वही सही हो, सबके बीच में रहेगा तो खुद को अकेला महसूस नहीं कर पाएगा। डॉक्टर साहब, जी हाँ, आपने सही कहा, और मैं यही बात कब से मिस्टर सिंघानिया को समझाने की कोशिश कर रहा था। विक्रम, लेकिन त्रिशा, हम कैसे इस बच्चे को? त्रिशा, प्लीज़ विक्रम जी, आप मेरी बात मान जाइए, हम लोग ले चलते हैं ना इस बच्चे को अपने साथ। अगर आप दादी माँ और बाकी घर वालों के बारे में सोच रहे हैं तो मैं उन सबसे बात करूँगी। डॉक्टर कुछ दवा देकर वहाँ से चले जाते हैं। जाते हुए एक बार और विक्रम से बोलते हैं, प्लीज़ मिस्टर सिंघानिया, आप इस बच्चे की हालत को समझने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर के जाने के बाद त्रिशा उस बच्चे के बगल में जाकर बैठ जाती है, उसके माथे को छूती है, उसके सर को सहलाती है। ठीक उसी वक्त फिर उसके कान में मीठी सी प्यारी आवाज़ सुनाई देती है, बच्चा, मैया मैया मोरी। कविता त्रिशा से मुस्कुराकर, मैडम, एक दिन पहले मैंने बाबा को टीवी पर चलाता है कार्टून, जिससे बच्चे बड़े चाव से देखते हैं, कार्टून वाला कृष्ण दिखाया था, जिसमें लड्डू गोपाल अपनी माँ को मैया बोलते हैं। बाबा भी उसी दिन से हमेशा यही बोलते हैं, मैया मोरी। त्रिशा के कान में उस बच्चे की आवाज़ गूंजने लगी, मैया मोरी। त्रिशा आंखों से आंसू निकाले लिए अपने होठ से उस बच्चे के माथे पर रख देती है। केयर टेकर कविता ने जब त्रिशा को ऐसे
करते देखा तो उसके चेहरे पर एक पल के लिए मुस्कान बिखर गई। त्रिशा के अंदर उसे एक माँ दिख रही थी। विक्रम भी त्रिशा के ऐसे रूप को देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। कविता उन दोनों को बच्चे के साथ अकेला छोड़कर वहां से किचन की ओर चली गई। त्रिशा विक्रम से, विक्रम जी, आप ना मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। आप बताइए ना, हम इस बच्चे को अपने साथ लेकर चल सकते हैं? कुछ देर चुप रहने के बाद विक्रम, त्रिशा, हम इस बच्चे को अपने साथ ले जाएंगे, मगर इससे माँ की ज़रूरत है। हम इसके लिए माँ कहाँ से ले आएंगे? त्रिशा, विक्रम जी, हम दोनों हैं तो हम इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पलाएंगे। विक्रम, यह कहना इतना आसान नहीं होगा त्रिशा। कोई आगे चलकर हम दोनों के भी बच्चे होंगे, उस समय हम इस बच्चे को जाने के लिए बोल तो नहीं सकते ना। हम दोनों के बच्चे होने के बाद कहीं तुम्हारी ममता ने इस बच्चे से मुंह मोड़ ली गई तो ना, उस समय यह बच्चा कहाँ जाएगा? बस यही सोचकर मैं इस बच्चे को अपने से दूर रखा था। त्रिशा, नहीं विक्रम जी, मैं ऐसा नहीं करूँगी इस बच्चे के साथ। आपको पता है, मैं जब से इस बच्चे से मिली हूँ मुझे अपने अंदर एक माँ वाली फीलिंग आ रही है। और रही हमारे बच्चे की बात, तो आपको डर है कि मैं अपने बच्चे के आने से इस बच्चे से दूर हो जाऊँगी, तो मैं हमारे बच्चे को जन्म ही नहीं दूँगी। अब तो आपको विश्वास हो गया है ना विक्रम जी? त्रिशा के मुँह से ऐसी बातें सुनकर विक्रम उसे सीने से लगा लेता है। विक्रम, त्रिशा, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम ऐसे कभी नहीं कर सकती। फिर भी मेरे दिल में एक डर सा हमेशा से रहा है। मैंने अपने दोस्त से वादा किया है कि मैं उसके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, अपने बच्चे की तरह उसकी परवरिश करूंगा। अगर तुम चाहती हो कि ये बच्चा हमारे घर पर हमारे साथ रहे तो मैं तुम्हारे तैयार हूँ, हम साथ में मिलकर लेकर चलेंगे। त्रिशा यह सुनकर खुश हो जाती है। थैंक यू विक्रम जी। थोड़ी देर बाद विक्रम और त्रिशा उस बच्चे के साथ कविता को भी अपने साथ घर ले जाते हैं। विक्रम ने दादी माँ को कॉल करके सारी बातें बता दिया था। दादी माँ त्रिशा की समझदारी पे और ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी। कुछ देर बाद गाड़ी सिंघानिया विला के गेट के पास आकर रुकती है। त्रिशा इस वक्त बच्चे को अपने गोदी में ही पकड़ रखी थी। विक्रम गाड़ी से बाहर आकर त्रिशा को संभालते हुए बाहर निकलता है। पीछे सीट पर बैठी कविता भी बाहर आती है। गाड़ी से बाहर आकर उसने बच्चे को अपनी गोद में लेनी चाहिए तो त्रिशा ने उसे मना कर दिया और खुद ही बच्चे को लेकर घर के अंदर जाने लगे। विक्रम देख पा रहा था त्रिशा के चेहरे की खुशी को। त्रिशा उस बच्चे के साथ बहुत खुश थी। दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपने कैबिन में पूरब से पूछता है कि मैंने फाइल मंगाया था, वह कहाँ पर है? पूरब, सर, कुछ फाइल यहाँ है, इससे आप पढ़कर सिग्नेचर कर दीजिए, और रही बाकी फाइल को मैं किसी को बोलकर अभी मंगवाता हूँ। सिद्धार्थ ठीक है बोलकर फाइल चेक करने लगा। पूरब सिद्धार्थ के कैबिन से बाहर जाने लगा तो सिद्धार्थ उसे रोकते हुए पूछता है, सिद्धार्थ, पूरब, एक मिनट। पूरब सिद्धार्थ के पास आकर, जी सर, बोलिए, कुछ चाहिए आपको? सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि वह उस लड़की के बारे में कैसे पूरब से पूछे जो कुछ देर पहले उसे टकराया था। सिद्धार्थ हकलाते हुए, पूरब, बात यह है कि लड़की, मेरा मतलब भाई कब तक ऑफिस आने वाले हैं? पूरब, विक्रम सर का मैसेज आया था, सर आज भी ऑफिस नहीं आने वाले। सिद्धार्थ सोचकर, ये भाई रोज तो ऑफिस के नाम पर घर से निकलते हैं और भाई ऑफिस ही नहीं आते हैं। कहीं भाई का चक्कर बाहर किसी लड़की से तो नहीं है? अगर भाई ने भाभी को धोखा दे रहे हैं तो मेरी प्यारी भाभी क्या करेगी? मैं आज ही घर पहुंचकर भाभी से इस बारे में बात करूंगा, उन्हें भी तो पता चले भाई की करतूत। घर में इतनी प्यारी भाभी है फिर भी भाई बाहर मुंह मार रहे हैं। मैंने भाई को ऐसे होगा कभी नहीं सोचा था, फिर भी भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो भाभी के साइड में ही रहूँगा और जहाँ तक मुझे लगता है घर के सभी सदस्य भाभी के साइड ही रहने वाले हैं। सिद्धार्थ के मन में ये सारी बातें चल रही थी। पूरब, क्या हुआ सिद्धार्थ? सर, आप कुछ सोच रहे हैं? सिद्धार्थ अपने सेंस में वापस आता है। हाँ, मेरा मतलब यह है कि क्या तुम जानते हो कि भाई कहाँ गए हैं? वह रोज़ इसी तरह से करते हैं क्या? घर से तो ऑफिस जाने के नाम से आते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ जाते रहते हैं। मैंने कल भी देखा था, वह ऑफिस आए ही नहीं। पूरब को सच्चाई पता थी कि विक्रम सर कहाँ जाते हैं, फिर भी उसने सिद्धार्थ को इस बारे में नहीं बताया क्योंकि विक्रम ने उसे इस बारे में किसी को कुछ भी बताने से मना किया था।
पूरब अपने मन में, सॉरी विक्रम सर, मैं आपको इस बारे में कुछ बता नहीं सकता हूँ। पूरब विक्रम के पंख पक्ष में बोलता है, विक्रम सर किसी काम से गए होंगे, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। सिद्धार्थ पूरब के कंधे पर हाथ थपथपाते हुए, हाँ तुम सच बोल रहे हो भाई, तुम्हें कुछ थोड़ी बताएंगे कि वह कहाँ आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। त्रिशा और विक्रम बच्चे को अंदर लेकर आते हैं। दादी माँ लिविंग हॉल में ही बैठी हुई, उन्होंने देविका और अखिल जी को सारी बात बता चुकी थी। किसी को कोई ऐतराज नहीं था बच्चे के घर में रहने पर। दादी माँ ने जब त्रिशा और विक्रम को घर के अंदर आते देखा तो वह सोफे से उठकर खड़ी हो गई। त्रिशा सीधा बच्चे को लेकर मंदिर में चली जाती है। विक्रम भी उसके साथ मंदिर में चला जाता है। विक्रम बच्चे को गोदी में लेता है। त्रिशा बांके बिहारी जी के आरती के थाल से सिंदूर का तिलक लेकर उस बच्चे के माथे पर लगा देती है और बांके बिहारी जी को प्रणाम कर मंदिर से बाहर आ जाती है। दादी माँ त्रिशा को इशारे से बच्चे को रूम में ले जाने को बोलती है। त्रिशा विक्रम के हाथ से बच्चे को ले लेती है और अपने रूम में चली जाती है। बेड पर लेटाकर उसके माथे को सहलाते हैं। करीब 10 मिनट बाद वह बच्चा अपनी आंखें खोलता है। सामने त्रिशा को देखकर उसे पता नहीं क्या होता है कि वो अचानक त्रिशा को मुस्कुराकर मोरी मैया बोलता है। ये सुनते ही त्रिशा उस बच्चे को सीने से लगा लेती है। विक्रम जो वॉशरूम से बाहर आया था, बच्चे के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर हैरान हो जाता है। दादी माँ और देविका भी उस बच्चे से मिलने आ रही थी। उन्होंने भी बच्चे के मुंह से मोरी मैया सुनकर हैरान थी। दादी माँ बेड पर बैठते हुए, त्रिशा बेटा, बांके बिहारी जी ने तो सच में तुझे बाल गोपाल दे दिया है। लड्डू गोपाल जैसे बचपन में यशोदा माँ को मैया बोलते थे, वैसे ही इस बच्चे ने तुझे मैया बोल रहा है। त्रिशा इस बच्चे के माथे पर किस करके, दादी माँ आज से इसका नाम कृष्ण होगा, मेरा नटखट कन्हा। उस बच्चे ने तृष्णा के मुंह से अपने लिए नटखट गाना सुनकर खुश हो जाता है। त्रिशा से थोड़े दूर होकर उसके चेहरे को निहारने लगता है। त्रिशा क्रिस से, क्या हुआ बच्चा, आप मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं? क्रिस मुस्कुराकर, आप मैया हो, कान्हा की मैया जो मक्खन खाता था। दादी माँ क्रिस से, हाँ कान्हा जी, ये तुम्हारे यशोदा मैया हैं। कृष्ण अब एक एक करके सबको देखने लगा। देविका जी दादी माँ की बगल में खड़ी थी, उन्हें भी देखने लगा। विक्रम जो थोड़ी दूर पर खड़ा था उसे देखते ही चिल्लाने लगा, क्रिस पापा। विक्रम क्रिस के पास आकर उसके सिर पर हाथ रखकर, विक्रम अब कैसा है मेरा सिर? क्रिस, मैं ठीक हूँ पापा, आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आते थे? मैं आपको बहुत मिस करता था। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझसे मिलने रोज आएंगे, नहीं तो मैं इस बार आपको जाने नहीं दूंगा। विक्रम क्रिस को गोदी में उठाकर, अब हम सब एक साथ ही रहने वाले हैं घर में। विक्रम त्रिशा की तरफ इशारा करके बताता है कि यह आपकी मम्मा है, आज से आप इसको मम्मा बोलोगे। क्रिस जल्दी से, नहीं पापा, ये मोरी मैया है, मैं उनको मैया ही बुलाऊंगा। त्रिशा विक्रम को देखकर कुछ इशारा करती है। विक्रम, ठीक है, आपका मन जैसा कहे आप वैसा बोल सकते हैं, और ये हम सब की दादी माँ हैं, आप इन्हें बड़ी दादी माँ बोल सकते हैं। क्रिस देविका को देखकर, और ये भी दादी माँ हैं, मैं उनको भी दादी माँ बुलाऊंगा। विक्रम देविका को देखता है। त्रिशा बीच में बोलती है, त्रिशा, हाँ ये आपकी दादी माँ है, आप इनको दादी माँ बुलाना। कुछ देर बाद त्रिशा क्रिस को थपकी देकर सुला देती है। अच्छे से कंबल उठाकर रूम से बाहर आती है। इस वक्त सभी हॉल में ही बैठे हुए थे। सृष्टि को भी अब क्रिस के बारे में पता चल चुका था। दादी माँ त्रिशा को देखती है तो उसे अपने पास बुलाती है। त्रिशा दादी माँ के पास पहुँच जाती है। दादी माँ उसे अपने बगल में बैठा लेती है। दादी माँ, त्रिशा बेटा, तुमने बच्चे की जिम्मेदारी लेकर बहुत अच्छा किया, हम सबको बहुत खुशी हुई है। ऐसा हर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन बेटा मेरे मन में एक बात है, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। त्रिशा दादी माँ के हाथ पर अपना हाथ रखकर, आप जो चाहे मुझसे पूछ सकती हैं दादी माँ, मैं बुरा नहीं मानूंगी। दादी माँ, बेटा अगर कल को विक्रम और तेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो मुझे डर है कि कहीं तुम क्रिस को भूल तो नहीं जाओगे ना। त्रिशा, दादी माँ, विक्रम जी ने भी मुझसे यही बात पूछे थे, मैंने क्रिस को अपना पहला बच्चा माना है। अगर कल को मेरा बच्चा इस दुनिया में आता है तो मेरा प्यार दोनों बच्चों के लिए बराबर होगा। मैं क्रिस के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं करूँगी दादी माँ। उसी वक्त सिद्धार्थ
ऑफिस से घर आता है और उसने त्रिशा के बात को सुन लिया था। लेकिन उससे पहले दादी माँ ने जो त्रिशा से पूछा था उसने सिद्धार्थ ने नहीं सुना था। और जब सिद्धार्थ घर आया रहा था तो उसने बाहर 2 गार्ड को कहते सुना था कि विक्रम सर और त्रिशा मैम ने एक बच्चा घर लेकर आया है। सिद्धार्थ को लगा कि उसके विक्रम भाई की नाजायज औलाद है। जरूर विक्रम भाई ने त्रिशा भाभी को डरा धमकाकर बच्चे को साथ में रखने को बोले होंगे। सिद्धार्थ गुस्से से, भाभी आप ये क्या बोल रही हैं? आपको विक्रम भाई की करतूत पर सवाल उठाना चाहिए। आप कैसे उस बच्चे को अपना बच्चा समझ सकती हैं? वह बच्चा विक्रम भाई के गलत काम का नतीजा है। भाभी हम सब आपके साथ हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने मुझे भाई का दर्जा दिया था ना, लेकिन आज आपका भाई अपनी बहन के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए आवाज़ उठाएगा। विक्रम भाई को क्या लगा आपको भोली भाली समझकर आपको भला फुसला लेंगे? उनको पता नहीं है कि आपने मुझे भाई माना है और एक भाई अपने बहन को इंसाफ जरूर दिलाएगा। सिद्धार्थ नॉन बोले ही जा रहा था। सिद्धार्थ के मुंह से जो भी शब्द निकल रहा था उसे बोले जा रहा था। ऊपर से सिद्धार्थ की बात किसी को समझ नहीं आ रहा था। विक्रम सीढ़ियों से उतर रहा था, उससे भी सिद्धार्थ के मुंह से निकले शब्दों का मतलब समझ नहीं आ रहा था। दादी माँ ने देखा कि सिद्धार्थ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऊपर से उसके बेफुजिल बातें किसी को समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने अपनी जगह से उठा और जोर से सिद्धार्थ के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। अचानक से सिद्धार्थ की आवाज़ बंद हो गई। उसने अपने गाल पर हाथ रखकर दादी माँ को देखने लगा। दादी माँ सिद्धार्थ को घूरकर, क्या बिना सर पर की बातें किए जा रहा है? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तू क्या बोल रहा है? ऊपर से तू विकी के बारे में क्या अनाप शनाप बोले जा रहा है? तू त्रिशा को किस बारे में इंसाफ दिलाने की बात कर रहा है और तू किस बच्चे की बात कर रहा है? सिद्धार्थ अपने थूक कटक कर धीरे से, दादी माँ विक्रम भाई त्रिशा भाभी को धोखा दे रहे हैं। हर रोज ऑफिस जाने के नाम से घर से निकल कर जाते हैं और ऑफिस जाते ही नहीं हैं। पता नहीं कहाँ पूरे दिन रहते हैं। इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। मैं जब से ऑफिस जाने लगा हूँ विक्रम भाई एक भी दिन ऑफिस नहीं गए हैं और मैंने अभी घर आते टाइम गार्ड से सुना था कि विक्रम भाई और त्रिशा भाभी ने एक बच्चे लेकर आया है। जरूर वह बच्चा विक्रम भाई के। दादी माँ के कड़क आवाज़ सुनकर सिद्धार्थ डर जाता है। सिद्धार्थ सब की तरफ देखता है और इशारे से सिद्धि से पूछता है कि क्या मैंने कोई गलत बात बोल दिया? दादी माँ सिद्धार्थ से, तू सिद्धि से क्या इशारे से पूछ रहा है तो उसके पास जाकर मुझसे पूछ। सीधी सिद्धार्थ को अपने रूम में ले जाकर सारी बातें बता देती है। सारी बातें को विस्तार से समझने के बाद सिद्धार्थ अपने गाल में अपना हाथ रख लेता है। सिद्धार्थ बेचारा सा शक्ल बनाकर, लेकिन दादी माँ को मुझे थप्पड़ मारना जरूरी था क्या? इतनी बुढ़ी हो गई है फिर भी उनके हाथ में कितना दम है। मुझे तो दिन में तारे नजर आ रह गया था। सीधे सिद्धार्थ के बात पर मुस्कुरा रही थी। सिद्धार्थ नॉर्मल होकर, वैसे तुमने उस बच्चे को देखा है सिद्धि? कहाँ है वह बच्चा? मुझे भी उससे मिलना है। सिद्धि, अभी भाई भाभी के रूम में सो रहा है। कितना क्यूट है वह बच्चा। सिद्धार्थ, अच्छा मैं भी उस बच्चे से मिलने जाऊँगा। मुझे भी मिलना है उस बच्चे से। सिद्धि, ठीक है चले जाना। अब आप जाकर फ्रेश हो जाइए, तब तक क्रिस भी सोकर उठ जाएगा। सिद्धार्थ उठकर अपने रूम में चला जाता है। सिद्धार्थ के जाने के बाद सिद्धि के मोबाइल पर पूरब का मैसेज आता है। सिद्धि अपने मोबाइल को ओपन करके पूरब का मैसेज पढ़ती है। पूरब, क्या कर रही हो तुम? बाहर घूमने चले क्या? सिद्धि भी मैसेज टाइप करती है। नहीं पूरब जी, आज नहीं। आपको पता नया भाई ने आपको ज़रूर बताया होगा बच्चे के बारे में। पूरब, हाँ अभी कुछ देर पहले विक्रम सर ने मुझे बताया है। सिद्धि खुश होकर, पूरब जी क्रिस कितना क्यूट है। क्या हमारा बेबी भी इतना क्यूट होगा? पूरब मुस्कुराकर, हाँ हमारा बेबी भी इतना क्यूट होगा क्योंकि बेबी की मम्मा भी बहुत क्यूट है ना, इसलिए। सिद्धि, और बेबी का पापा भी बहुत हैंडसम है। पूरब, थैंक यू सिद्धि मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। सिद्धि, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए पूरब जी, आपने मुझे अपनाया है। आप सच में बहुत अच्छे हैं, वरना आज के समय में कोई भी ऐसे कैसे बच्चे को अपना नाम देना चाहता। पूरब, सिद्धि हमने इस बारे में बात कर चुके हैं ना कि आगे से हम दोनों ऐसी बातें नहीं करेंगे और अब से ये बेबी हम दोनों का है, इसलिए मुझे तुम दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। सिद्धि एक स्माइल वाला इमोजी सेंड कर देती है। त्रिशा रूम से में आती है। विक्रम सोफे पर बैठा बेड पर सो रहे क्रिस को देख रहा था। त्रिशा भी विक्रम के बगल में आकर बैठ जाती है। विक्रम त्रिशा से,
मैंने गुलाबों को बोल दिया है हमारे रूम में के बगल वाले कमरे को क्रिस के लिए साफ़ कराई इसने के लिए। आज क्रिस हम दोनों के पास सोएगा, कल उसके कमरे अच्छे से साफ़ हो जाएंगे तो क्रिस अपने रूम में सोएगा। त्रिशा विक्रम को देखती है। क्या हुआ विक्रम जी, क्या आप भी दादी माँ की तरह मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? विक्रम, नहीं त्रिशा, तुम मेरे लिए हर सवाल का जवाब हो। मैं तुम्हें क्रिस को देख रहा था, उसके चेहरे आज से पहले इतना खिला खिला नहीं रहता था, लेकिन जब से तुमसे मिला है उसके चेहरे पर एक अलग सी नूर आ गई है। इतना सुकून से आज से पहले कभी नहीं सोया था। तुम चाहो तो कविता से पूछ सकती हो। और एक बात है, कविता ने क्रिस का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। पिछले कुछ सालों से उसने अपने घर नहीं गई है, इसलिए कुछ देर पहले आई थी मेरे पास, कुछ दिनों के लिए छुट्टी मांग रही थी। मैंने भी उसे जाने को बोल दिया है। कल सुबह वह अपने घर जाने के लिए निकल जाएगी। त्रिशा, आपने ठीक किया। उसे छोटी देखकर इतने सालों से उसे अपने घर की भी याद तो जरूर आएगी। वैसे कहाँ है उसका घर? विक्रम, उदयपुर। त्रिशा हैरानी से, विक्रम जी, दादी माँ बता रही थी कि आपके दोस्त भी वहीं रहते थे और उन पर हमला हुआ था। अगर उन हमलावरों को कविता के बारे में पता चल जाए गया कि कविता ही उस बच्चे को लेकर भागी थी, तो उन हमलावरों ने उनको डरा धमका कर उससे क्रिस के बारे में पता लगा लिया तो कहीं एक बार फिर क्रिस की जान खतरे में ना पड़ जाए। विक्रम, त्रिशा के हाथ में अपना हाथ रखकर, त्रिशा, तुमने मेरी बात को ठीक से सुना नहीं? हाँ, कविता का उदयपुर में घर था, लेकिन अभी कुछ सालों से उसका परिवार जयपुर में शिफ्ट हो गया है, इसलिए कविता जयपुर में ही रहेगी। अपने परिवार से मिलकर फिर वह वापस जाएगी। और रही उदयपुर के घटना की बात, तो मैंने पता लगाने की कोशिश की, मगर कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मैंने पूरब को वहाँ भेजता हूँ। पूरब कुछ दिन उदयपुर में रह कर पता लगाने की कोशिश करता है। इससे कोई फायदा नहीं होता है। जिससे भी उस दिन हमला किया था, बड़े ही सोच समझ कर किया था। ये भी हो सकता है कि उसने पहले से ही प्लान बनाया था घटना को अंजाम देने के लिए। घटना के कुछ दिन पहले तक भी सीसीटीवी फुटेज गायब हैं। त्रिशा विक्रम के गाल पर अपना हाथ रखकर, विक्रम जी, कभी ना कभी सच्चाई जरूर सामने आएगी। बंके बिहारी जी ऐसे ही गुनहगार को छोड़ने वाले नहीं हैं। जब उन लोगों के पाप का घड़ा भर जाएगा तो देखना, उनको उनकी सजा जरूर मिलेगी। हमको सिर्फ बंके बिहारी जी पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए, वहीं उन लोगों को खींच कर सबके सामने लाएंगे। विक्रम त्रिशा के हाथ को अपने होठ से छू लेता है। विक्रम, तुम तो मेरे पास मेरा भाग्य बनकर आई हो त्रिशा, तुम्हारे आने से मेरा भाग्य चमकने लगा है। तुम इसी तरह मेरा जवाब बनी रहना। इतना बोलकर विक्रम त्रिशा को बाहों में भर लेता है। कुछ देर बाद विक्रम की आवाज़ त्रिशा को सुनाई देती है। विक्रम त्रिशा को बाहों में भरे हुए ही, त्रिशा, मेरी ज़िंदगी से जुड़े और एक बात है, मैं इस बार सही समय के आने का इंतज़ार नहीं करूँगा और मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूँ। त्रिशा विक्रम से दूर होकर, मैंने जाने अनजाने में आप पर कुछ समय के लिए विश्वास नहीं किया था विक्रम जी, लेकिन मैं फिर से आप पर विश्वास ना करके दोबारा गलती नहीं करूँगी। अभी आपका मन नहीं है बताने का तो आप अभी मत बताइए, जब आपका मन करे तब आप बता देना, मैं सुनूँगी आपको बात को। और आप भी मुझ पर विश्वास कीजिए, इस बार मैं आपको गलत नहीं समझूंगी। विक्रम त्रिशा को अपने ऊपर इतना विश्वास करते देख उसे एकटक दिखने लगा। धीरे धीरे त्रिशा की तरफ बढ़ता है। दोनों के होठ के बीच कुछ ही फैसला था। जैसे ही विक्रम त्रिशा के होठ को छूने वाला था, त्रिशा शरारत से मुस्कुराकर वहाँ से उठकर चली जाती गई। विक्रम भी उसके पीछे चला गया। खिड़की के पास त्रिशा बाहर देख रही थी। इस वक्त सूर्य डूबने वाला था, उसकी लालिमा आसमान में बिखरी हुई थी। विक्रम उसके पास आकर उसे पीछे से कमर को पकड़ लेता है, उसके कंधे पर चिन्ह रख देता है। त्रिशा विक्रम के छुअन से सिहर रही थी। ऊपर से विक्रम के प्यारे भरे शब्द को सुनकर उसके चेहरे लाल हो जा रहे थे। विक्रम, क्या बात है त्रिशा, आज तुम बहुत तड़पा रही हो अपने विक्रम जी को। त्रिशा शर्माती हुई, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। विक्रम त्रिशा को अपने तरफ पलट कर उसके चेहरे को निहारता है। विक्रम, तुम्हारे चेहरे इतने रेड क्यों हो रखे हैं? तुमने गलती से कोई एलर्जी वाला कुछ खा तो नहीं लिया ना? त्रिशा विक्रम को देखकर अपने मन में, मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं खाई है विक्रम जी, ये तो आपके प्यार का असर है जो मुझसे छुप रहा है।
विक्रम त्रिशा के नाक को अपने उंगली से टच करके, विक्रम क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? त्रिशा ना में सर हिला देती है। विक्रम इस बार देर नहीं करता और जल्दी से त्रिशा के होठ पर अपना होठ रख देता है। दोनों एक दूसरे को चूम रहे होते हैं कि दोनों के कान में क्रिस की आवाज़ आती है। क्रिस अब उठकर बेड पर बैठ गया था। त्रिशा विक्रम से धीरे आवाज़ में, क्रिस उठ गया है। विक्रम त्रिशा को छोड़ देता है। हाँ, तुम जाओ उसके पास। त्रिशा विक्रम को हल्की मुस्कान देती है और क्रिस के पास चली जाती है। क्रिस बेड पर बैठकर अपनी आंखें मसल रहा था। त्रिशा क्रिस को बाहों में उठाकर, मेरा बच्चा उठ गया, उसे भूख लगी है, क्या खाएगा मेरा बच्चा? उसी समय सिद्धार्थ दरवाजे पर नॉक करता है। त्रिशा उसे अंदर आने को बोलती है। सिद्धार्थ ने जब रूम के अंदर झाँक कर देखा तो उसे विक्रम दिखाई नहीं दिया, क्योंकि विक्रम अभी भी खिड़की के पास खड़ा था। वहाँ से रूम का दरवाज़ा दिखाई नहीं देता था। सिद्धार्थ को लगा कि ज़रूर भाई अपने स्टडी रूम में होगा और वह अंदर आ गया। अपने जेब से 2-3 चॉकलेट निकाल कर क्रिस की तरफ बढ़ा दिया। सिद्धार्थ त्रिशा से, सॉरी भाभी, मैंने कुछ देर पहले बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल दिया था। मुझे क्रिस के बारे में पता नहीं था कि ये विक्रम भाई के दोस्त के बेटे हैं, लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया है। इसलिए मैं भी क्रिस से मिलने आया हूँ ताकि ये मुझसे भी रिश्ता बनाए, क्योंकि क्रिस मुझे चाचा बुलाएगा और चाचे भतीजे की जोड़ी तो खूब बनती है। आप विक्रम भाई के बारे में भी गलत बात समझना, विक्रम भाई भी बहुत अच्छे हैं। मेरी बेवकूफ़ी के चलते आप विक्रम भाई से नाराज़ मत होना, मैं उनसे भी माफ़ी मांग लूँगा। आखिर मैं उनका छोटा भाई हूँ, उनको तो मुझे माफ़ करना ही होगा। त्रिशा सिद्धार्थ से कुछ बोल पाती उससे पहले ही विक्रम के सर दवा सुनाई देता है। पहले तो सिद्धार्थ को कुछ से समझ नहीं आया कि विक्रम भाई कहाँ हैं। फिर उसने खिड़की की तरफ देखा तो विक्रम उसे गुस्से से घूर रहा था। विक्रम करके लहजे में, अच्छा तुम मेरे बारे में बिना सोचे समझे कुछ भी बोलोगे और मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? तुम्हारे दिमाग में ये सारी बातें कैसे आई? क्या मैं तुम्हें ऐसे कैसे इंसान लगता हूँ? 2 दिन तुम ऑफिस क्या गए, तुमने मेरे बारे में गलत इमेज बना लिया। सिद्धार्थ त्रिशा को देखने लगा। त्रिशा समझ गई सिद्धार्थ के देखने का इरादा। सिद्धार्थ त्रिशा से हेल्प लेना चाहता था। त्रिशा क्रिस को लेकर विक्रम के पास जाती है। ओहो विक्रम जी, सिद्धार्थ से गलती हुआ है और वह अब मान भी तो रहा है अपनी गलती। आपको तो खुश होना चाहिए कि सिद्धार्थ को लेकर कि वह अपने भाभी के लिए अपने भाई से भी लड़ने को तैयार है। मुझे इंसाफ दिलाने की बातें कर रहा था। सिद्धार्थ अपने मन में, ये भाभी क्या बोले जा रही है? अगर विक्रम भाई ने कहने का मतलब गलत निकाल लिया तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। ये भाभी मेरी हेल्प कर रही है कि मुझे मेरे कहने के शब्दों को दोहरा रही हैं। क्या यार, मैं भी ना कहाँ फंस गया। सोचा था विक्रम भाई कमरे में नहीं होंगे, चुपचाप भाभी से माफ़ी मांगकर चला आऊँगा। सिद्धार्थ त्रिशा को विक्रम से बातें करते देखा तो धीरे कदमों से रूम से बाहर जाने लगा। उसी समय विक्रम सिद्धार्थ को बाहर जाने से रोक लिया और अपने तरफ आने को बोला। सिद्धार्थ डरते हुए विक्रम के नज़दीक जाने लगा। उसने थोड़ा दूर पर खड़ा हो गया। विक्रम सिद्धार्थ के पास आकर उसके कंधे को थपथपाता है। विक्रम हल्के मुस्कुराकर, आज तुमने साबित कर दिया सिद्धार्थ कि तुम मेरे ही भाई हो, हमारे फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हो। मुझ तुम पर आज गर्व हो रहा है। अपने भाभी को इंसाफ दिलाने के लिए अपने भाई से उलझने में भी तुमने देर नहीं किया। हाँ, माना कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, फिर भी मैं वो खुश हूँ। इतना बोलकर एक बार फिर उसने सिद्धार्थ का कंधा थपथपाया। देविका जो सिद्धार्थ को बुलाने आई थी, विक्रम को सिद्धार्थ का कंधा थपथपाते हुए देखकर बहुत खुश थी। अपने आँखों से आंसू को पोंछते हुए उल्टे पांव रूम से बाहर चली गई। त्रिशा ने उनको ऐसा करते हुए देख लिया था। देविका अपने रूम में आकर अपने आंखों से बह रहे आंसू पोंछते हुए बोलती है, देविका मैं आज बहुत खुश हूँ। विक्रम ने आज सिद्धार्थ को अपना भाई मान लिया। जिस तरह से अपने पापा और सिद्धि को अपना मान चुका है, उसी तरह से विक्रम ने मेरे सिद्धार्थ को अपना भाई मान लिया है। अब मुझे अपनी फिक्र बिल्कुल भी नहीं है। मुझसे विक्रम कभी भी बातें नहीं करेगा, फिर भी मैं खुश हूँ। सिद्धार्थ कुछ होकर विक्रम के गले लग जाता है। इसका मतलब आपने मुझे माफ़ कर दिया है विक्रम भाई। विक्रम मुस्कुराकर, मैं तो तुमसे कभी गुस्सा नहीं था। मैंने जब तुम्हारे मुंह से त्रिशा के लिए अपनापन देखा और सुना, उसी समय मुझे समझ आ गया कि मेरा सिद्धार्थ अब सब समझने लगा है, अपने परिवार के लिए लड़ने को भी तैयार है। सिद्धार्थ विक्रम से दूर होकर अपना हाथ गाल पर रखकर, सिद्धार्थ लेकिन भाई दादी माँ ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? और वह भी इतने ज़ोर से कि मुझे दिन में तारे नज़र आ गया था। पीछे से दादी माँ आती हुई, बेवकूफ़
तू नॉन स्टॉप बोले जा रहा था, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऊपर से तेरे एक भी बातें मेरे समझ से बाहर थी। सिद्धार्थ बच्चों जैसा शक्ल बनाकर, फिर भी दादी माँ मुझे अभी भी दर्द हो रहा है। सिद्धार्थ की बात सुनकर त्रिशा और विक्रम मुस्कुरा रहे थे। दादी माँ बंद कर अपनी नौटंकी और बच्चे को बाहर लेकर चल, हॉल में कुछ देर बच्चे से खेलते हैं। सिद्धार्थ खुश होकर त्रिशा के हाथ से क्रिस को ले लेता है और दादी माँ के साथ रूम से बाहर आ जाता है। उसके जाने के बाद त्रिशा और विक्रम एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। त्रिशा जल्दी से विक्रम को हग कर लेता है। विक्रम त्रिशा के बाल को सहलाते हुए, अब तुम खुश हो? त्रिशा बहुत ज़्यादा। विक्रम, हाँ बस तुम ऐसे ही खुश रहना। त्रिशा आप है तो त्रिशा है, और त्रिशा के चेहरे पर खुशी है। विक्रम, आई लव यू जान। त्रिशा, आई लव यू टू विक्रम जी। आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ एक कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और दोपहर 3 बजे, और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज़ एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानी को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।